सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वेल्डेड जॉइंट पर। वेल्डेड जॉइंट एक्चुअल में जो वेल्डिंग होता है ये संरचनात्मक अवयवों को, यानी जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनको वेल्डिंग के माध्यम से जोड़ने के लिए इनको एक ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विभिन्न अवयवों को जोड़ने के लिए उनके किनारे, अगर हमको किनारे से जोड़ना इस तरीके से तो किनारों को नजदीक करेंगे, अगर सरफेस से जोड़ना है तो इस तरीके से रखेंगे। तो इनको इसके पश्चात में गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में इसको प्रेशर के द्वारा या इस पोजीशन तक कर दे कि ये गलने की स्थिति में आपस में चिपक जाएंगे और ठंडा होने के बाद इनमें सामर्थ्य आ जाती है और ये आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरीके से ये दोनों मेंबर आपस में जुड़ने के पश्चात संयुक्त रूप से काम करते हैं। तो अब इसमें जो हमारी वेल्डिंग है, इस मेथड इसके दो हैं मेथड। वेल्डिंग के मेथड जो है, एक तो कहलाता है मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, और दूसरे नाम सुना होगा गैस वेल्डिंग। ये दो मेथड है। इनमें मेथड सभी ने वैसे प्रैक्टिकली तो वेल्डिंग होती हुई देखी है। तो इन विधियों में उपांगों को जोड़ने वाले किनारे या सतह को पास पास लाया जाता है। इन्हें गर्म करके इनको संगलित करते हैं, यानी गलने की पोजीशन में हो जाए, जिसको फ्यूज कहते हैं। फ्यूज्ड इसको कहते हैं, जब गलने की पोजीशन में आ जाए तो उस पोजीशन कहते हैं फ्यूज्ड। इसके बाद में इसमें जो गैप बचता है, जैसे मान लीजिए कि ये दो प्लेटें हैं जिनको हमने आपस में किनारे किनारे रख दिया सटा करके। अब इसको हम इस तरीके से गर्म करते हैं तो इनमें जो बीच का जो हिस्सा है इसमें जो पूरक पदार्थ है इसको भरा जाता है। ठीक है, इसमें जो पूरक पदार्थ है जिसको हम कहते हैं फिलर मटेरियल, इसको कहते हैं फिलर मटेरियल। ये फिलर मटेरियल इसमें भर दिया जाता है और ठंडा होने के पश्चात ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसमें जो संगलित होने वाला भाग है, यानी कि जो हिस्सा इसका गलता है, ये कहलाता है फ्यूजन जोन। ये कहलाता है फ्यूजन जोन। ये फ्यूजन जोन कहलाता है। और जो पूरक पदार्थ है, इसका पूरक पदार्थ के रूप में हम जो वेल्डिंग रॉड इत्यादि आती है उनका इस्तेमाल करते हैं, जिनको कि हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो ये वेल्डिंग की सिंपल सी प्रक्रिया है। तो अब इसमें आता है सबसे पहले जो वेल्ड जोड़ हैं उनके लाभ और हानियां क्या क्या है। लाभ हानियां यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इसमें जो इसके लाभ हैं, तो सबसे पहला लाभ तो ये है कि हम रिवेट के द्वारा किसी मेंबर को जोड़ें और वेल्ड के द्वारा जोड़ें, तो वेल्ड के द्वारा जोड़ने में समय कम लगता है। दूसरा, अगर हम रिवेट के द्वारा किसी मेंबर को जोड़ते हैं तो उसको रिवेट लगाने में चोट देनी पड़ती है, जिससे आवाज उत्पन्न होती है। वेल्ड जोड़ करते हैं तो इसमें आवाज उत्पन्न नहीं होती है। एक इसका एडवांटेज ये है कि इसमें शोर नहीं होता है। अगला इसमें है, ये जोड़ अन्य जोड़ों की अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत होते हैं। वेल्ड जोड़ रिवेट ज्वाइंट की तुलना में ये रिजिड ज्यादा होते हैं, दृढ़ होते हैं। और अगला इसमें एक एडवांटेज है कि वेल्ड जोड़ की दक्षता अधिक होती है। कैसे अधिक होती है कि अगर हम आपस में दो मेंबर को जोड़े रिवेट के द्वारा, तो जोड़ने के लिए कम से कम एक रिवेट तो लगानी पड़ेगी। तो अगर हम उस प्लेट की तनन सामर्थ्य निकालें तो लिखेंगे फार्मूला P - D × T × FT।
यानी प्लेट की जो चौड़ाई थी उसमें रिवेट का व्यास घटा दिया गया। इससे जो प्लेट की सामर्थ्य थी, यानी प्लेट पे जो मैक्सिमम लोड लगाया जा सकता उससे कम ही लोड जोड़ पर आता है। तो इस तरीके से जोड़ की जो सामर्थ्य होती है वो ठोस प्लेट की सामर्थ्य से हमेशा कम होती है। इसलिए बेल्ट ज्वाइंट में कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। तो बेल्ट जोड़ में हम 100% एफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जब कोई भी जोड़े जाने वाला मटेरियल है, अवयव है, तो उनकी जो क्रॉस सेक्शन है उसकी डायमेंशन की कोई सीमा नहीं होती है। किसी भी डायमेंशन के अवयव को अन्य डायमेंशन के अवयव से आसानी से हम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए जोड़े जाने वाले मेंबर सर्कुलर शेप के हैं, यानी पाइप इत्यादि को जोड़ना है, गोलाकार है, तो रिवेट जोड़ से जोड़ने में इसमें काफी कठिनाई होती है, हो सकता है जोड़े भी न जा सके। ऐसी स्थिति में हम जैसे मान लीजिए ये 2 पाइप हैं, इन दोनों पाइपों को अगर हमें रिवेट से जोड़ना होगा तो इसके ऊपर रख करके होल करेंगे। होल करने के बाद जो इसका खोखला हिस्सा है उसमें उतना प्रेशर नहीं, रिवेट ढीली रह जाएगी, तो जोड़ की जो है ये कमजोर होगा। लेकिन बेल्ट करने के लिए इसको आपस में अगर सटा देंगे तो बेल्डिंग की सहायता से इसके किनारे बेल्ट कर दिया जाएगा, तो आसानी से कर सकते। तो ये इसका एडवांटेज है कि गोलाकार सतह हो, पाइप हो, इसमें हम आसानी से बेल्ट द्वारा जोड़ सकते हैं। और अगली चीज इसका एडवांटेज है कि ये देखने में अच्छा लगता है। रिवेट ज्वाइंट उतना सुंदर नहीं दिखता है जितना कि ये है। और लास्ट कह लीजिए कि ये इकोनॉमिकल होते हैं, इसमें खर्चा बहुत कम लगता है, ठीक है, इसे मितब्बी कहलाते हैं। और इनका मेंटेनेंस करना भी बहुत आसान होता है और इसमें खर्चा कम आता है। अब इसके जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज में क्या है कि जब हम इसको बेल्ट द्वारा जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। अत्यधिक गर्मी होने के कारण जो हमारे जो मटेरियल है इसमें डिफॉर्मेशन होने की संभावना रहती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा कि अगर मान लीजिए बेल्ट करने वाला व्यक्ति अपने काम में दक्ष नहीं है तो अच्छी तरीके से बेल्डिंग नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, जोड़ कमजोर होने की संभावना बनी रहेगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उपांगों को जोड़ने के पश्चात इसमें ठंडा होने पे दरारें पड़ने की संभावना हो जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब इसके अलावा है कि जब हम बेल्ट कर रहे हैं, अब देखिए मान लीजिए ये प्लेट है, इसको हम बेल्ट द्वारा जोड़ रहे हैं, तो बेल्ट जोड़ने के लिए इसमें जो पूरक पदार्थ है, ये 2 प्लेटों को हम आपस में अगर जोड़ते हैं बेल्ट द्वारा तो इसमें क्या होता है, जो फिलिंग मटेरियल है वो इसमें भरता है इस तरीके से। फिर इसके बाद इसको पलट करके इस तरफ से बेल्ट करते हैं। अब ये जो फिलिंग मटेरियल है ये पूरी गहराई में पहुंचा या नहीं पहुंचा है, इसमें दुविधा बनी रहती है। तो पूरक पदार्थ पूरी गहराई पर ना पहुंचने की संभावना रहती है और इसमें भरा या नहीं भरा पूरे पदार्थ जो है, तो इसके लिए आप कोई इसमें पता लगाने के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया भी नहीं है। अगर नहीं भरा है तो यहाँ पर जोड़ की सामर्थ्य कम हो जाएगी। इसके अलावा रिवेट ज्वाइंट की तुलना में बेल्ट ज्वाइंट बहुत जल्दी विफल हो जाते हैं। लोड आया, बेल्ट वहीं से यहाँ तक टूट गया तो पता भी नहीं चलेगा, कितना टाइम भी नहीं पता चलेगा इसमें, तो ये भी इसमें संभावना रहती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं बेल्ट जोड़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है। अब इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ बेल्ट ज्वाइंट। टाइप्स ऑफ बेल्ट ज्वाइंट, टाइप्स ऑफ बेल्ट ज्वाइंट। तो बेल्ट ज्वाइंट इसमें 2 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है फिलेट बेल्ट।
फिलेट वेल्ड और दूसरा कहलाता है बट वेल्ड। अब जिस तरीके से रिवेट ज्वाइंट में जो लैप ज्वाइंट होता था उसमें जोड़े जाने वाली जो हमारी मेंबर्स है एक दूसरे के ऊपर रखते थे, इसमें भी सेम प्रक्रिया है। अगर हम ये कहें कि एक प्लेट ये है, इस प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट ये रखी गई है, तो इसको बेल्ट द्वारा जोड़ना है। तो इसमें बेल्ट कहां पे करेंगे? इस स्थान पर। अब ये मान लीजिए हमारा, मान लीजिए प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। इस प्लेट की चौड़ाई को मान लीजिए स्मॉल बी, लोड इसमें लगाया जाएगा, मान लीजिए लोड एफ है। तो यदि उपांग बी पर एफ, इसमें कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? टेंसाइल फोर्स। यदि उपांग बी पर एफ तनाव बल कार्य करता है तो फ्लैट बेल्ट पूरी लंबाई तक, फ्लैट बेल्ट कितनी लंबाई है? एक तो ये हो गई बी और दूसरी ये, तो टोटल जो फ्लैट बेल्ट की लंबाई है ये कहलाएगी 2b। फ्लैट बेल्ट की लंबाई कहलाएगी 2b। तो ये पूरी लंबाई द्वारा इस बल को प्रतिरोधित करेगा। ये जो F बल लगाया गया है तो इसमें जो बेल्ट किया है जिसकी लंबाई इस तरफ स्मॉल बी और नीचे इधर स्मॉल बी, तो टोटल बेल्ट की लंबाई 2b। तो ये जो फोर्स है ये दोनों तरफ जो बेल्ट किया है जिसकी लंबाई 2b है उसके द्वारा प्रतिरोधित किया जाएगा। बल की प्रवृत्ति, ये जो बल है तो इस पूरे ज्वाइंट को काटने की होगी। बल की जो टेंडेंसी होगी वो जो इसमें बैंड किया है इस बैंड को शेयर करने की प्रवृत्ति होगी। तो इसलिए इस बैंड में हमेशा शियर स्ट्रेस, इसमें हमेशा शियर स्ट्रेस यानी कर्तन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्लैट बैंड में हमेशा अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। क्लियर? दूसरा, अब आइए बट वेल्ड में। बट वेल्ड में ये प्लेटों को हम प्लान में देख रहे हैं, ये दो प्लेटें हो गई, मान लीजिए इसको ले लीजिए सी और ये मान लीजिए डी। इस प्लेट की चौड़ाई को मान लीजिए स्मॉल बी, इसमें भी ले लें। क्रॉस सेक्शन देखेंगे इसका तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये इसकी मोटाई होगी प्लेटों की टी। इसमें फिलर जो हमारा है, फिलर मटेरियल ये भरा जाएगा। इसमें देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। तो इसमें जो उपांग सी और उपांग डी, पहली चीज तो ये दोनों एक ही तल पर है। अगर एक तल पर नहीं होंगे तो बेल्ट करते समय इनकी जो पोजीशन है ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी। तो जोड़ पर जो बल इस पे लगा, बल कहाँ लगाया जाएगा? यहाँ पर। इसमें भी तनाव बल F लगा दिया गया। तो अब इसमें ये जो बल है ये इस जोड़ को ये खींचेगा, यानी F बल में इस जोड़ को खींचने की प्रवृत्ति होगी। खींचने की प्रवृत्ति होने की वजह से इस ज्वाइंट में तनाव प्रतिबल उत्पन्न होंगे। इसमें कौन से होते थे? कर्तन प्रतिबल, और इसमें होंगे तनाव प्रतिबल। तो जोड़ की सुरक्षा के लिए उत्पन्न प्रतिबलों के मान, चाहे ये ज्वाइंट हो और चाहे ये ज्वाइंट हो, उत्पन्न प्रतिबलों के मान अनुज्ञेय सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए। यानी इनमें जो प्रतिबल उत्पन्न होंगे इनकी वैल्यू, इसकी जो परमिसिबल वैल्यू है इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये ज्वाइंट के ये सिस्टम है। अब इसके बाद शुरुआत करते हैं फिलेट बेल्ट से।
फिलेट बेल्ट में पहला आता है कि ये इनकी शेप के आधार पर कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए ये हमारी प्लेट है, दूसरी प्लेट इसके नीचे रखी गई है। अब यहां पर बेल्ट की जाएगी और यहां पर बेल्ट की जाएगी। तो अगर बेल्ट की शेप ये है तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स, इसको कहेंगे कॉन्वेक्स। यानी जोड़ में बेल्ट की जो ऊपरी सतह होती है इसके आधार पर इनको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, फिलेट और कॉनकेव। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो एक शेप तो हमने ये बना दी, दूसरी शेप सिंपल सी बना रहे हैं, इसका इतना हिस्सा ले ले रहे हैं, ये इस तरीके से ले ले, तो ये कहलाएगी फ्लैट। और अगर इसी में हिस्सा कुछ इस प्रकार से हो जाए तो ये कहलाएगी कॉनकेव। अब इसके बाद में ज्यादातर जो हमारा ज्वाइंट होते हैं ये कॉन्वेक्स फ्लैट बेल्ट का इस्तेमाल होता है। तो अब कॉन्वेक्स फ्लैट बेल्ट के बारे में इसको समझ लीजिए। एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, इसको परपेंडिकुलर रख करके बैंड किया जाना है। तो इसमें बैंड जब करेंगे तो जितने हिस्से पे ये बैंड होती है तो ये हिस्सा गर्म होने के कारण इसमें क्या होगा, ये फ्यूज्ड होगा, संगलित होगा। संगलित होने के गल जाएगा अपने। तो ऐसी स्थिति में इसकी शेप कुछ इस प्रकार से बनेगी। इसी तरीके से ये सतह भी संगलित होकर के ये रूप धारण कर लेगी। तो इसमें ये पॉइंट, इसमें इसको कहते हैं टो, इस हिस्से इसको कहते हैं टो, यानी हिंदी में नो, ये भी टो। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये कहलाता है रूट। ये जो हिस्सा जो संगलित हो गया है इसको कहते हैं फ्यूजन जोन। ये हिस्सा कहलाता है फ्यूजन जोन। इसको दोनों के जो टो है इसको मिला दें, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ये लेग लेंथ कहलाती है, लेग लेंथ। इसी तरीके से यहां से ये दूरी ये भी लेग कहलाएगी, लेग लेंथ, ठीक है। अब यहां से यानी रूट से देखिए दोनों टो को जो मिला दें तो मिलाने वाली रेखा और इस पर ये लंब खड़ा कर दें तो ये जो हमारी लंब, ये जो लंब की लंबाई आती है इसको हम कहते हैं थिकनेस ऑफ थ्रोट। हिंदी में कहते हैं कंठ की मोटाई। तो ये इसका बेसिक डायग्राम है। इसी के आधार पर तुमको क्वेश्चंस आगे हल करने हैं। तो इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें जो उसके बेल्ट, फ्लैट बेल्ट की जो परिमाप हैं इनको कैसे निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए इसकी परिमाप कौन कौन सी है। तो सबसे पहला है लेग लेंथ। तो लेग लेंथ का मतलब हो गया संलग्न क्षेत्र में बने त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से कौन सी संलग्न क्षेत्र हो गया, ये इसकी दो भुजाएं हो गई, ये इनमें से किसी एक भुजा
के बराबर होती है। यानी ये जो है दो भुजाएं हैं, दोनों में से कोई एक भुजा ले ले तो उसके बराबर ये लेग लेंथ कहलाती है। ठीक है, इसको हम एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में होता है साइज ऑफ बेल्ट, और इसको ना एस नहीं कहेंगे, लेग लेंथ ही समझिए। साइज ऑफ बेल्ट, साइज ऑफ बेल्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिलेट बेल्ट का माप उसकी, देखिए फिलेट बेल्ट का जो माप है ये उसकी न्यूनतम टांग लंबाई के बराबर, यानी टांग लंबाई एक तो हो गई ये और दूसरी हो गई ये, इन दोनों में जो न्यूनतम होगी उसको हम बेल्ट की माप कहेंगे। अब इसको हम इस कैपिटल एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बेल्ट की माप को ये ध्यान रखना, कैपिटल एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद कहलाती है, देखिए वैसे चित्र में सब समझा चुके हैं, ये आएगी थिकनेस ऑफ थ्रोट, थिकनेस ऑफ थ्रोट। ठीक है, तो अब इसमें देखिए बेल्ट के दोनों टो ये और ये, इनको मिलाने वाली रेखा पर रूट से डाला गया लंब की लंबाई ये थिकनेस ऑफ थ्रोट कहलाती है, और इसको स्मॉल टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ये कंफ्यूजन ना आ जाए तुम्हारे अंदर कि हम लोग प्लेट की मोटाई को भी टी मानते हैं और कंठ की मोटाई को भी टी ले रहे हैं। इस्तेमाल टी शब्द ही करना है, लेकिन इसको स्पेसिफाई कर देना होगा कि प्लेट की मोटाई ये बराबर टी, तो उसको लिखिए, कंठ की मोटाई उसको टी लिखिए। तो बेहतर ये प्लेट की मोटाई की जगह पे थिकनेस ऑफ प्लेट का इस्तेमाल करिए। तो इस तरीके से ये इसकी जो ये परिमापें होती है तीन, लेग लेंथ, साइज ऑफ बेल्ट, थिकनेस ऑफ थ्रोट। अब इसके बाद में ये जो हमारी परिमाप है इनकी गणना कैसे करते, तो इसके लिए जो आईएस कोड होता है, इसके लिए आईएस कोड है 816-1969। इसमें दी गई विशिष्टियों के आधार पर परिमापों की गणना की जाती है। तो अब देखिए परिमापों की गणना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आती है साइज ऑफ बेल्ट। तो साइज ऑफ बेल्ट, इसमें न्यूनतम और अधिकतम, सबसे पहले क्या है साइज ऑफ बेल्ट, जिसको कि हम कैपिटल एस के द्वारा लिखते हैं। तो सबसे पहले आती मिनिमम साइज, क्या होगी इसकी मिनिमम साइज। तो इसके लिए एक टेबल दी रहती आईएस कोड में, और किताबों में भी इन्होंने बना रखी है। सामान्यतः आप लोग उस जितनी थिकनेस की प्लेटों को इस्तेमाल सामान्यतः होता है उनके लिए अपना याद कर लीजिए। अगर प्लेट की मोटाई 6 mm तक है, कितनी है 6 to 10 mm, अगर ये है तो हम इसमें जो है साइज एस ये 3 मिलीमीटर लेते। अगर प्लेट की मोटाई कह सकते हैं मैक्सिमम 10 mm तक है, यानी 6 है, इसके नीचे जोड़ते नहीं है, तो इसके लिए हम मिनिमम जो साइज लेंगे बेल्ट की वो 3 mm। अगर 10 mm से 20 mm के बीच है, यानी 11 mm से 20 mm तक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारी एस की वैल्यू है ये 5 mm ली जाएगी। ये मिनिमम है, इससे कम नहीं रखेंगे। इसके अलावा 20 से लेकर के अगर 32 mm तक, 20 यानी 21 mm से लिख लीजिए 32 mm तक, तो इसके लिए 6 mm ली जाती है।
अब बाकी टेबल बनी हुई है, बुक में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर इसके ऊपर है तो हम 10 mm तक लेते हैं। अगर 10 mm तक लेते हैं तो बैंड जो ये बैंड जो किया जाता है वो एक बार में नहीं करते। 8 से 10 mm है, उसको 2 राउंड में करेंगे। एक बार करेंगे तो मैक्सिमम 8 mm तक, इसके बाद में 2 mm ऊपर से फिर बेल्ट करेंगे। तो ये पोजीशन इसकी है। तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट प्लेट की मोटाई के आधार पर ये इसकी वैल्यू है कि अधिकतम 30 mm तक लेते हैं। 3, 5, 6 इतना याद रखिए। 10 तक है तो 3 mm, 20 तक है तो 5 mm, और 20 से 30 के ऊपर है तो 6 mm। तो इस तरीके से हो गई न्यूनतम बेल्ट की परिमाप। अब इसके बाद में आती मैक्सिमम, अधिकतम कितनी रखेंगे? मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट। तो अब इसमें देखिए 2 प्रकार के किनारे बताए गए। अगर किनारा वर्गाकार है, वर्गाकार का मतलब हो गया जिस मटेरियल को, जैसे प्लेट को आपस में जोड़ रहे हैं, तो एक तो प्लेट का किनारा होगा ये फ्लैट, दूसरा होगा राउंड शेप में। ये हल्का राउंड शेप होता है, समझ में आने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा से कर दिया है। तो इसको कहते हैं वर्गाकार किनारा और इसको कहते हैं गोलाकार किनारा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए वर्गाकार किनारे में बेल्ट कर रहे हैं इस पोजीशन में, तब हम लिखेंगे बेल्ट की माप इज इक्वल टू वर्गाकार किनारे के लिए S इज इक्वल टू प्लेट की मोटाई, प्लेट की मोटाई माइनस 1.5 mm। अब मान लीजिए तुमसे कहा जाए भाई 14 mm मोटी प्लेट, इसमें बेल्ट करना है, तो 14 mm है, तो इसके लिए न्यूनतम बेल्ट माप कितनी होगी? 10 से ऊपर है यानी कि 5। तो न्यूनतम वैल्यू तो होगी 5, अधिकतम कितनी हो जाएगी? 14 माइनस 1.5 यानी कि 12.5 mm। तो तुमको जो बेल्ट की माप लेनी है वो 5 mm से 12.5 mm के बीच में लेनी। कुछ भी ले सकते हो, इससे कम नहीं रखना है और इससे ज्यादा नहीं रखना है। इसी तरीके से अगर गोलाकार किनारा है तो गोलाकार किनारे के लिए, गोलाकार किनारे के लिए बेल्ट की माप S इक्वल टू, ये हो जाता है प्लेट की जो मोटाई है उसका 3/4, 3/4 गुणित प्लेट की मोटाई। अब मान लीजिए तुमको 12 मिलीमीटर मोटी प्लेट को जोड़ना है जिसका किनारे गोलाकार है, तो इसमें अधिकतम कितनी हो जाएगी? 3/4 गुणित 12 यानी कि 9 mm, और 12 mm के लिए न्यूनतम कितना है? 5 mm। तो तुम्हें 5 और 9 इसके बीच में ही लेकर के चलना है। अब आप कैसे डिसाइड करते हैं वो अलग मैटर है। मान लीजिए माना कि बेल्ट की माप बराबर 6 mm, बेल्ट की माप बराबर 8 mm, यानी कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूनतम और अधिकतम मान जो है बेल्ट के, ये IS 816-1969 की में दी गई विशिष्टताओं के अनुसार होते हैं। इसके बाद में प्रभावी कंठ मोटाई, इसके बाद में प्रभावी कंठ मोटाई। तो इसमें ये तो कंठ मोटाई है, प्रभावी कंठ मोटाई जिसको कि हम T कहते हैं। T इक्वल टू फार्मूला होता है K इंटू S, यानी T प्रभावी कंठ मोटाई और K एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, स्थिरांक है, S बेल्ट की माप है। अब इसमें जो K की वैल्यू स्थिरांक की है
ये निर्भर करती है कि जो जोड़े जाने वाले मेंबर्स हैं उनको बीच का एंगल क्या रखा गया है। यानी देखिए जैसे ये जोड़ी गई है, ये 90 डिग्री पे जोड़ी गई, तो 90 डिग्री पे जोड़े जाने के लिए k की वैल्यू 0.7 इन्होंने लिखा है कि अगर इसका एंगल 60 से लेकर के 90 डिग्री तक है तो k की वैल्यू 0.70 लेंगे। और अगर ये जोड़े जाने वाला एंगल 91 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में है तब k की वैल्यू 0.65। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा 101 से लेकर के अगर ये 106 डिग्री तक है तो इस k की वैल्यू 0.60। इसी तरीके से ये एंगल बढ़ता चला जाएगा 106 से लेकर के 113 तक 113 डिग्री तक है तो k की वैल्यू हो जाएगी 0.55 और इसके आगे है तो 0 यानी 120 डिग्री तक 120 डिग्री तक कहां से 114 से 120 डिग्री तक तो k की वैल्यू 0.5। अब तुमको जो तुम्हारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं इसमें ज्यादातर ये वैल्यू इस्तेमाल होती है। यानी जो जोड़ेंगे जैसे एक मेंबर ये रख दिया और दूसरा मेंबर ये हो गया, इनके बीच का एंगल 60 से लेकर के 90 डिग्री के बीच है तो हम इसमें k की वैल्यू इतना ले लेंगे। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा इस तरीके से तो जब ये 120 तक पहुंच जाएगा तो k की वैल्यू ले लेंगे 0.5। तो इस तरीके से सामान्यतया यानी अधिकतम जो है हमारे 60 से 90 डिग्री के बीच में जोड़े जाते हैं तो k की वैल्यू 0.7 ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई अन्य एंगल में जोड़ी जाएगी तो इस क्वेश्चन में तुमको k की वैल्यू दी रहेगी। अगर इसके अलावा याद भी नहीं दी नहीं है तो आप स्टील टेबल मांगेंगे उसमें आपको ये सब चीज मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम गंढ की मोटाई को निर्धारित कर लेंगे। इसके बाद में आता है फिलेट बेल्ट की प्रभावी लंबाई। फिलेट बेल्ट की प्रभावी लंबाई इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट, इसको कैपिटल एल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये बराबर होती है स्मॉल एल -2s। जो एल है ये कहलाएगा एक्चुअल लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट, लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट ये वास्तविक लंबाई है। इसमें से 2 गुणित एस, एस क्या है बेल्ट की माप, ये कम कर देते हैं। ये क्यों की जाती है तो इसके लिए देखिए कि मान लीजिए हमने एक प्लेट के ऊपर रख करके दूसरी प्लेट को जोड़ा तो इसमें बेल्ट किया गया यहाँ पर, तो इसमें इसका जो किनारे वाला हिस्सा है उसमें पर्याप्त कंठ मोटाई नहीं प्राप्त होती, यानी ये हिस्सा थोड़ा सा ये शेप बदल जाती है। ऐसी स्थिति में तो हम चूंकि गणना करते हैं इस लंबाई को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में ये कहलाएगी एक्चुअल लेंथ। मान लीजिए 70 mm है तो एक्चुअल लेंथ हो गई 140 mm। तो हम इसमें जो प्रभावी लंबाई है, प्रभावी लंबाई निकालने के लिए लिखेंगे 140 - 2 गुणित, अगर बेल्ट की माप 6 mm है तो 6 कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगी, इसको घटाने के बाद जो निकलेगी ये हमारी कहलाएगी प्रभावी लंबाई। लेकिन इस बात को तुमको ध्यान में रखना है, ये चीजें जो है ये डिजाइन करते समय प्रभावी होती हैं। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है इस तरीके से
और अगर तुमने उसमें अपना दिमाग लगा दिया कि हमारी जो प्रभावी लंबाई है L-2s होती है, तो कोई भी क्वेश्चन के तुम्हारे आंसर नहीं मिलेंगे। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि जब हम डिजाइन करेंगे तो उस समय प्रभावी लंबाई निकालेंगे और वास्तविक लंबाई निकालने के लिए उसमें 2s जोड़ देंगे। तो इस तरीके से बेल्ट की जो हमारी इफेक्टिव लेंथ है उससे हम एक्चुअल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद में लास्ट में निकालते हैं फिलेट बेल्ट की सामर्थ्य। फिलेट बेल्ट की सामर्थ्य के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, फिलेट बेल्ट की सामर्थ्य, जिसको कि बराबर P लिख देंगे, P इंटू कैपिटल L इंटू Fs। बताया था फिलेट बेल्ट में हमेशा अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। तो अब इसमें T क्या है, ये हो गई प्रभावी कंठ मोटाई। प्रभावी कंठ मोटाई किसको कैसे निकालते थे, K इंटू S से। ये हो गई बेल्ट की प्रभावी लंबाई। Fs अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल, और इसमें Fs की वैल्यू हमेशा 110 न्यूटन पर mm² ली जाती है। अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो जो दे रखी है उसका इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा आप 110 न्यूटन पर mm² मान लेंगे। तो सिंपल सा एक ही फार्मूला है फिलेट बेल्ट के लिए। इसमें तुमको कभी कंठ की मोटाई ज्ञात करनी पड़ जाएगी, यानी बेल्ट की माप निकालने को कहा जाएगा, कभी बेल्ट की लंबाई निकालने को कहा जाएगा, और कभी तुमको जोड़ की सामर्थ्य। इन तीन में से एक ना एक चीज तुमको निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो बहुत ही आसान है, रिवेट ज्वाइंट से आसान इसका ये फार्मूला है। तो इस तरीके से अब हम आपको एक दो क्वेश्चन करा देते हैं इसके, जिससे तुमको समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन सुन लीजिए और जो इसकी डिटेल्स है उनको नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा ले रहे हैं। एक फिलेट बेल्ट की माप 6 मिलीमीटर है। एक फिलेट बेल्ट की माप 6 मिलीमीटर है। तो क्या दे रखा है, बेल्ट की माप S बराबर 6 mm। यदि बेल्ट की प्रभावी लंबाई 80 मिलीमीटर हो, तो कैपिटल L बराबर 80 मिलीमीटर। तो बेल्ट जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है, बेल्ट जोड़ की सामर्थ्य यानी कि P। यदि अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल यानी Fs 110 न्यूटन पर mm² हो। सब कुछ दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, सामर्थ्य इक्वल टू T इंटू L इंटू Fs, या T इक्वल टू K इंटू S, और K की वैल्यू 0.7 और S की वैल्यू 6, तो 4.2 mm। ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो P बराबर 4.2 गुणित 80 गुणित 110 mm। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36,960 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन बना देंगे तो ये हो जाएगा 36.96 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से सिंपल से इसमें क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नोट करें। चित्र में प्रदर्शित दो प्लेटों को फिलेट बेल्ट से जोड़ा गया है। यदि बेल्ट की माप
10 मिलीमीटर हो तो इसमें बेल्ट की माप यानी H = 10 मिलीमीटर। तो वह अधिकतम तनन बल ज्ञात कीजिए। तो वह अधिकतम तनन बल ज्ञात कीजिए, यानी तनन बल का मतलब जो बल लगाना है F, ये तुमको कैलकुलेट करना है, जो इस उपांग द्वारा वहन किया जा सकता हो। अब इसमें Ft की वैल्यू दे रखी है 150 न्यूटन पर mm² और Fs की वैल्यू 110 न्यूटन पर mm²। फिर एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। चित्र में प्रदर्शित दो प्लेटों को, अभी चित्र बनाते हैं, फिलेट बेल्ट से जोड़ा गया है। यदि बेल्ट की माप 10 मिलीमीटर हो, वह अधिकतम तनन बल ज्ञात कीजिए जो इस उपांग द्वारा वहन किया जा सकता है। वहन किया जा सकता है। Ft और Fs की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें चित्र जो है वो ये है, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, यानी एक प्लेट ये जो है ये 1150 मिलीमीटर लंबी है, 1150 मिलीमीटर लंबी है ये प्लेट। और ये जो दोनों प्लेटें हैं इसकी मोटाई, प्लेटों की मोटाई ये दे रखी है 12 मिलीमीटर, और ये जो प्लेट है इसकी मोटाई चौड़ाई है 70 मिलीमीटर। 70 मिलीमीटर। अब इसके बाद में ये बेल्ट किया गया है, ये बेल्ट किया गया है। ये जो बेल्ट है ये दूरी दे रखी है 90 मिलीमीटर। तो अब इस चित्र में देखें, इसमें जो तनाव बल लगना है वो ये है F। तो अब तुमको इस F की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये जो F है ये निर्भर करेगा ये जो बेल्ट ज्वाइंट है ये इसकी सामर्थ्य क्या है। तो अब देखें, दिखाएंगे जोड़ की सामर्थ्य P बराबर T × L × Fs। अब इसमें T की वैल्यू निकालेंगे, T बराबर K × S और K की वैल्यू 0.7 और S की वैल्यू 10। तो इस तरीके से ये हो गई कंठ मोटाई 7 mm। अब देखिए इसकी जो बेल्ट की लेंथ है तो इसी को हम टोटल जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, L बराबर 90 + 70 + 70, टोटल कितनी हो गई 90 + 70 + 90। तो इस तरीके से ये हो गई 250 mm। अब इसमें देखिए तीनों चीजें दे रखी है, कंठ की मोटाई पता हुई, L भी पता है, Fs दे रखा है। तो P की वैल्यू निकालेंगे 7 × 250 × 110। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के पश्चात क्या आएगा देखिए, 7 × 250 × 110, इस तरीके से ये वैल्यू निकल आई 192,500 न्यूटन। इसको हम किलो न्यूटन में लिखें तो ये हो जाएगा 192.5 किलो न्यूटन। 192.5 किलो न्यूटन। अब इसमें ये देखें कि ये जो प्लेट है जो 12 मिलीमीटर मोटी है, ये अगर इस पर हम ये बल लगाते हैं
तो ये सहन कर सकती है या नहीं। ऐसी स्थिति में हम इसको प्लेट की तनन सामर्थ्य कैलकुलेट करेंगे। अगर प्लेट की तनन सामर्थ्य इससे ज्यादा आती है तो इसका मतलब है प्लेट ये लोड ले लेगी, और अगर प्लेट की सामर्थ्य इससे कम आती है तो इसका मतलब है अगर हम इस लोड को दे देंगे तो जोड़ तो भले हमारा सुरक्षित रहे, प्लेट ही फेल हो जाएगी। तो इन दोनों से तुलना करनी होती। तो सबसे पहले निकालें प्लेट की तनन सामर्थ्य इज इक्वल टू प्लेट की चौड़ाई कह लीजिए b इंटू टी इंटू एफ टी। अब ये ध्यान रखना है प्लेट की मोटाई लिखी है तो चाहो तो ऐसी लिख दिए प्लेट की चौड़ाई गुणित प्लेट की मोटाई गुणित अनुज्ञेय तनन प्रतिबल। तो ये हो गई 70 गुणित 12 गुणित 150। इसको जब हल करेंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी 126,000 न्यूटन, यानी 126 किलो न्यूटन। अब देखिए ये प्लेट जो है ये अधिकतम 126 किलो न्यूटन का लोड ले सकती है, तो जोड़ जो है वो 192.5 किलो न्यूटन लोड ले सकता है। तो हम कौन सा लोड अप्लाई करेंगे? 126 किलो न्यूटन का, जिसको भी प्लेट भी और ये ज्वाइंट भी सुरक्षा पूर्वक वहन कर लेगा। तो इस क्वेश्चन में वह बल ज्ञात कीजिए, वह तनन बल ज्ञात कीजिए जो इस उपांग द्वारा वहन किया जा सकता है। तो ये आंसर तुम्हारा हो जाएगा 126 किलो न्यूटन। हम समझते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए। एक 100 इंटू 8 mm यानी प्लेट की साइज दे रखी पत्ती की, एक 100 गुणित 8 मिलीमीटर 100 गुणित 8 मिलीमीटर चपटी पत्ती गजिट प्लेट के साथ संबद्ध है। यानी कि हमने इस तरीके से 100 mm चौड़ाई की है, ये चौड़ाई हो गई 100 mm और इसकी मोटाई हो गई 8 mm, जो कि प्लान में नहीं दिखाई देगी। गजिट प्लेट के साथ जोड़नी है तो इसके साथ एक प्लेट बना दीजिए कुछ इस प्रकार की, इसको कह देंगे गसेट प्लेट। गसेट प्लेट अब इसकी तुम चाहे रेक्टेंगल में बनाइए चाहे किसी भी शेप में बनाइए, ये गसेट प्लेट बन जाती है। तो इस तरीके से इसको जोड़ा गया है। इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ भार वहन करने हेतु, इसको यानी इस प्लेट को अपनी पूरी क्षमता के साथ भार वहन करने हेतु 6.5 मिलीमीटर फ्लेट वेल्ड की आवश्यक लंबाई ज्ञात है। यानी कि हमको वेल्ड की माप क्या दे रखी है? 6.5 mm। निकालना क्या है? वेल्ड की लंबाई। ये चीज हमको कैलकुलेट करनी है। पूरी क्षमता इसकी कितनी होगी? तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। प्लेट की तनन सामर्थ्य और आगे दे रखा है एफ और एफ एस की वैल्यू। तो प्लेट की तनन सामर्थ्य कितनी हो जाएगी? मान लीजिए एफ इज इक्वल टू प्लेट की चौड़ाई 100, मोटाई इसकी 8 mm और अनुज्ञेय तनन प्रतिबल 150। तो इस तरीके से ये हो जाएगी 120,000 न्यूटन, यानी 120 किलो न्यूटन। तो अब तुम कह सकते हो
इस पर 120 किलो न्यूटन का लोड लगाया जाना है। बेल्ट की माप ये दे रखी है, बेल्ट की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब लिखेंगे बेल्ट की सामर्थ्य P बराबर T इंटू L इंटू एफ है। तो इससे लिखेंगे बेल्ट की आवश्यक लंबाई, आवश्यक प्रभावी लंबाई इज इक्वल टू P अपॉन T इंटू एफ है। अब इस P के स्थान पर यानी बेल्ट की सामर्थ्य बराबर मान ले प्लेट की तनन सामर्थ्य। तो इस तरीके से ये लिखेंगे 120 किलो न्यूटन को न्यूटन में लिख दिया, के की जगह पे लिख दिया 0.7 और एस की जगह पे 6.5। तो ये टोटल वैल्यू होगी हमारी पी की इंटू एफ एस यानी कि 110। जब हम इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी 239.8 mm। इस तरीके से ये जो बेल्ट की लंबाई है 239.8, चाहो तो इसको राउंड फिगर में हम लिख दें 240 mm, 240 mm। तो अब देखिए ये प्लेट की चौड़ाई कितनी है 100 mm। तो 240 में अगर 100 घटा देंगे, ठीक है। अब हम इसमें ये देखो ये हमारी आई प्रभावी लंबाई, वास्तविक लंबाई निकालना हो अब हम इसमें 2s जोड़ के लिख सकते हैं कि वास्तविक लंबाई बराबर 240 प्लस 2s और s की वैल्यू दे रखी 6.5। तो ये 2s का मतलब है 13। तो 240 में 13 जब जोड़ देंगे तो टोटल 253 हो जाएगी। इसको से करके 254 मान लीजिए। तो 100 mm तो ये हो गई। अब बची 154, 154 का आधा कर दिया तो कितना हो गया 1 यानी 77। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी जो दही रखी है 77 यानी 154 प्लस 100। अगर हम यहाँ पर बेल्ट नहीं करते हैं तो जो हमारी टोटल लेंथ आई है इसको और प्लेट को आगे तक बढ़ाएंगे तब उसमें बेल्ट कर देंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर में फिलेट बेल्ट से संबंधित बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। अब आप लोग इन क्वेश्चन को हल करिए, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो इसके बाद में इसको आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।